अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद ताहिर अनवर। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने स्पेशली जो है वो मुझे कहा था कि एक्सप्रेस एंट्री क्लास जो कनाडा की है उसके हवाले से जो है उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए, मुकम्मल एक जामा इंफॉर्मेशन। इस हवाले से मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि आज मैं आपके लिए एक्सप्रेस एंट्री के हवाले से जो कि स्किल इमिग्रेशन की एक इंतहाई ज़बरदस्त रूट है, एक्सप्रेस एंट्री के हवाले से ये वीडियो है। इसमें मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा वो तमाम तर चीज़ें जो कि एक्सप्रेस एंट्री रूट के लिए रिक्वायर्ड हैं, किस तरीके से आप यहाँ अपने मुल्क में बैठकर कनाडा की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड हैं, किस तरीके से जो है वो आप अपनी क्रेडेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी असेसमेंट करते हैं, कौन सा इदारा है जो इसकी असेसमेंट करता है, लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ट्रैवल विद ताहिर अनवर की सब्सक्रिप्शन कर लें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली मेरी वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। तो आज वीडियो का जो मेन फोकस रहेगा वो उन दोस्तों के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है जिन्होंने जो है वो कनाडा के लिए अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं और मुस्तकबिल में जो है वो कनाडा प्लान कर रहे हैं जाने के लिए। तो सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं कि कनाडा तीन किस्म की जो है वो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू प्रोग्राम्स को मैनेज करता है, जिसमें सबसे पहले फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो प्रोग्राम आता है वो फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम कहलाता है और तीसरे नंबर पे जो प्रोग्राम आता है उसका नाम है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। तो ये तीन कनाडा के जो वो रूट्स हैं जिसके जरिए जो है वो लोग एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई करते हैं और उनका जो स्कोर है वो किस तरीके से जो है वो मीट किया जाता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें आज की वीडियो का हिस्सा होंगी। तो चलिए बात करें आज के जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम के बारे में होगा, जिसमें जो है वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बेसिकली इसके लिए जो है वो किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट है और अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट कैसे करते हैं और एजुकेशन कितनी रिक्वायर्ड होती है, ये सारी की सारी चीजें आज की वीडियो का हिस्सा होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करने के लिए दो स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्रेडेंशियल डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करनी होती है, किस इदारे से, या तो आप वेस से कर लें या तो फिर कनाडा के किसी रजिस्टर जो असेसमेंट करता है आपके डॉक्यूमेंट्स, डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स की, उनसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की जो है वो असेसमेंट करनी होती है। जब उनकी असेसमेंट रिपोर्ट आ जाती है वो, और दूसरे नंबर पे जो दूसरी जो चीज रिक्वायर्ड होती है उसे कहते हैं लैंग्वेज एबिलिटी। लैंग्वेज एबिलिटी के अंदर कनाडा एक्सप्रेस एंट्री के प्रोफाइल को जनरेट करने के लिए मिनिमम 6 बैंड्स जो कि कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क के अंदर 7 कहलाता है, आइल्स के अंदर 6 कहलाता है, रिक्वायर्ड होता है। तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले आपको लैंग्वेज की जो एबिलिटी है उसको कंप्लीट करना होता है इस क्लास के अप्लाई करने के लिए। इसमें भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कितने स्कोर रिक्वायर्ड होता है, ये सारी की सारी चीजें हमारी वीडियो का हिस्सा होंगी। कनाडा के इस प्रोग्राम के लिए जिसे एक्सप्रेस एंट्री रूट कहा जाता है, इसमें अप्लाई करने के लिए बेसिकली 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस और आपके लैंग्वेज एबिलिटी ये मैटर करती हैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि कनाडा की जो ये प्रोफाइल जनरेट की जाती है इसमें स्कीम्स क्या चल रहे हैं आजकल मार्केट में और किस तरीके से लोग हज़ारों डॉलर्स के एवज आपको प्रोफाइल जनरेट करके देते हैं। लेकिन इसमें वो तमाम हिडन चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिसके जरिए आप घर बैठे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद आप एक्सप्रेस एंट्री पूल जिसे कहते हैं उसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरीके से ये प्रोग्राम काम करता है। सबसे पहले जो है वो अगर बात की जाए तो नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन जिसे एनओसी कहते हैं, वो उसने एक टियर जिसे TEER टियर जिसे कहते हैं ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, एजुकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुखफ़िफ बनता है। इस प्रोग्राम के तहत अगर आप
कि अगर आप टियर 0 के अंदर आते हैं तो इसमें बेसिकली वो लोग शामिल हैं जो मैनेजमेंट के ऑक्यूपेशन से मुंसलिक लोग हैं, जिनके अंदर एडवर्टाइजिंग के शोबे से, या फिर अगर बात की जाए मार्केटिंग के शोबे से, या फिर बात की जाए अगर पब्लिकेशंस के शोबे से, या फिर जो है वो फाइनेंस के शोबे से जो मुंसलिक लोग हैं वो इस कैटेगरी में फाल होते हैं। दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए टियर 1 की, टियर 1 में कौन से लोग आते हैं? ये वो लोग आते हैं जो जिनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है। तो ये कौन से लोग होते हैं? बेसिकली ये वो फार्मासिस्ट हैं, वो नर्स, रजिस्टर्ड नर्सेस हैं, वो जनरल फिजिशियंस हैं, वो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जिनके पास डिग्री मौजूद है, वो टियर 1 की कैटेगरी के अंदर फाल होते हैं। दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए टियर 2 की, टियर 2 में कौन से लोग आते हैं कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करने के लिए? इसमें जो है वो डिप्लोमा होल्डर्स, अप्रेंटिसशिप जिनके पास होती है, जिनकी मोर देन 2 ईयर अप्रेंटिसशिप हो और इनकी जो ट्रेनिंग हो वो भी हो तकरीबन, और किसी भी किस्म की सुपरवाइजरी जॉब से कंसर्न या रिलेटेड रखते हो, वो लोग इसमें फाल होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर आईटी के शोबों से ताल्लुक रखने वाले, नेटवर्किंग के शोबों से ताल्लुक रखने वाले, और अगर बात की जाए टेक्नीशियंस की, वो इसमें आप फाल होते हैं। इसके बाद जो है वो अगर बात की जाए कि टियर 3 के अंदर कौन से लोग आते हैं, टियर 3 के अंदर जो है वो बेसिकली कॉलेज डिप्लोमा रखने वाले लोग, अप्रेंटिसशिप जिनकी 2 साल से कम हो वो लोग, और जिनके पास 6 महीने का जॉब ट्रेनिंग मौजूद हो, वो इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इससे मुंसलिक कौन कौन से लोग आते हैं? इससे मुंसलिक जो है वो बेकर्स हो गए, जो बेकिंग की फील्ड से रिलेटेड हैं, वो लोग आते हैं। इसके अंदर जो है वो डेंटल असिस्टेंट्स हो गए, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स हो गए, वो इस प्रोग्राम के हिस्से में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर बात की जाए टियर 4 की, टियर 4 में कौन से लोग आते हैं? ये वो हाई स्कूल डिप्लोमा होल्डर्स आते हैं जिनकी जो है वो सिविल वीक्स की जो है वो ट्रेनिंग होती है। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन से लोग हैं जिसमें अप्लाई कर सकते हैं? इसमें होम चाइल्ड केयर से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं उनसे मुंसलिक लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ साथ रिटेलर हो गए या फिर सेल्स पर्सन हो गए, वो इस कैटेगरी के अंदर इजिली अप्लाई कर सकते हैं। टियर 5 की अगर बात की जाए तो ये शॉर्ट टर्म वर्क डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर आता है, जिसके अंदर किसी भी किस्म की जो फॉर्मल एजुकेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? इसमें वो लोग आते हैं जैसे कि प्लम्बिंग के शोबे से मुंसलिक लोग हों, या जो लेबर तबका हो, वो इस कैटेगरी के अंदर फाल होते हैं। जो कि डेली वेजेस पे काम करते हैं, वो लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और डिलीवरी बॉयज जो हो गए, जो डोर टू डोर सर्विसेज मुहैया करते हैं, वो इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो टियर 5 के अंदर फाल होते हैं। चलें बात कर लेते हैं कि आपके जो एजुकेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपकी डिग्री या डिप्लोमा या फिर आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनको किस तरीके से उनकी असेसमेंट किस तरीके से की जाती है। बेसिकली 4 से 5 ऐसे इदारे हैं जो कि आपके क्रेडेंशियल, जो आपके डॉक्यूमेंट्स या डिग्री की जो है वो असेसमेंट करते हैं, जिनमें सबसे पहले जो नंबर पे आता है उसे वेस्ट कहते हैं। वेस्ट वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज का नाम है। इसके अलावा जो है वो इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन सर्विसेज है, या फिर अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट सर्विसेज ऑफ कनाडा, ये भी आपके डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करने का इदारा है। अच्छा, ये जो इदारे हैं बेसिकली इनका काम क्या होता है कि इनको आप, इनका मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये काम करते हैं और किस तरीके से आपकी क्वालिफिकेशन की असेसमेंट आपको जो है वो रिपोर्ट की सूरत में भेजते हैं। इसका जो सबसे पहला तरीका, जैसे कि अगर वेस्ट के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज कहते हैं, तो सबसे पहले आपने वहां अपना ऑनलाइन एक अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने के बाद, साइन अप करने के बाद, आपको अपनी तमाम तरह इंफॉर्मेशन आपके पासपोर्ट के मुताबिक देनी होती है। तो जब इंफॉर्मेशन का फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आपको वो पूछते हैं कि आपने कहां की जो है वो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है। तो वहां एक ऑप्शन होता है कि कनाडा की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है। तो कनाडा पे जब आप क्लिक करते हैं तो फिर उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन आपका आएगा कि वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स की जो है वो बारे में मालूमात लेंगे कि आपकी डिग्री है या आपका डिप्लोमा है, क्योंकि अगर आपका जो 3 साल या 2 साल जो डिप्लोमा होता है वो FA के बराबर होता है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज के मुताबिक, और आपकी जो डिग्री होती है उसको डिग्री ही कंसीडर की जाती है, चाहे वो 4 ईयर की हो या 2 ईयर की हो, लेकिन वो डिग्री ही कंसीडर की जाती है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें उनके लिए कौन से स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जब आप अपनी डिग्री को अपलोड करते हैं, जो आपकी जो फाइनल जो ट्रांसक्रिप्ट होती है और आपकी जो डिग्री, दोनों आप जो है उसमें आप
उसकी इंफॉर्मेशन आप अपलोड करते हैं। उसके बाद जो है उनको उनका मैकेनिज्म ये होता है कि आप जो है वो अपने जो होम कंट्री बैक, जैसे कि अगर आप किसी भी मुल्क से हैं वहां जाकर जो आपका हायर एजुकेशन कमीशन है वहां से आप डिग्री की जो अटेस्टेशन जहां से आपने की होती है वहां से आप एक एनवेलप बनाएंगे, वहां से अप्लाई करेंगे, वहां की असेसमेंट के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स वहां से रवाना करेंगे। एक तो तरीका ये होता है कि आप खुद रवाना करें, या तो आप इनको ये कहें कि हमने वैस की जो है वो डॉक्यूमेंट्स की क्रेडेंशियल असेसमेंट के लिए अप्लाई किया है, तो वो भी आपको एनवेलप सील करके वो खुद भी अपने तौर पे रवाना कर देते हैं। उनका ये क्राइटेरिया होता है कि उनको जो है वो डॉक्यूमेंट्स उनकी तरफ से सील हो जो कि इदारा उसको टेस्ट कर रहा है। अच्छा, उसकी जो फीस है वो 248 कैनेडियन डॉलर के लगभग है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोरियर सर्विसेज भी जो है वो इंक्लूडेड है, क्योंकि जो उसकी जो फास्ट ट्रैक सर्विसेज है उसकी चार्जेस थोड़े से हाई होते हैं, तो वो मैं इंक्लूड करके आपको बता रहा हूं। तो इसके अलावा जो है वो जब आपकी असेसमेंट हो जाती है तो इलेक्ट्रॉनिकली आपको एक ईमेल मौसूल होती है कि आपकी डॉक्यूमेंट्स हमने जो है वो असेस कर लिए, और आपकी रिपोर्ट आपको इलेक्ट्रॉनिकली जो है भी भेज दी जाती है, और साथ साथ जो उसकी हार्ड कॉपी होती है वो भी आपको रिटर्न आपके जो एड्रेस होता है जो आपने जब आप फाइल कर रहे होते हैं उस वक्त जब आप एड्रेस लिखते हैं उसी पे वो रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये जब वैस की असेसमेंट आपकी आ जाती है तो दूसरे नंबर पे जो चीज आती है उसे कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज की एबिलिटी क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिकली कनाडा के अंदर जो है वो CLB जिसे कहते हैं कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, तो कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क जो है वो अगर आप एक्सप्रेस रूट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 7 बैंड रिक्वायर्ड होते हैं CLB के तहत। अगर उसको आइल्स जनरल ट्रेनिंग में कन्वर्ट करें तो वो 6 बैंड्स बनते हैं, जिसमें आपकी राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग चारों मॉड्यूल्स उसमें इंक्लूड होते हैं। चारों के अंदर आपने 6 बैंड्स आपको स्कोर करने होते हैं। तो अगर आप 6 बैंड स्कोर करते हैं तो उसके जो मार्क्स होंगे वो 4 होंगे ईच बैंड के। तो अगर 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 स्कोर आपका बनता है। तो ये 16 स्कोर आपको आपके जो CRS स्कोर होगा उसके अंदर ये ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप इससे ज्यादा अगर CLB 8 स्कोर करते हैं, जो आइल्स की अगर बात करें तो स्पीकिंग में 6.5, लिसनिंग में 7.5, रीडिंग के अंदर जो है वो 6.5 और राइटिंग के अंदर 6.5 अगर ले आते हैं तो आपका जो स्कोर है वो बूस्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप CLB 9 स्कोर कर लेते हैं, जो कि आइल्स के अंदर जो उसकी जो स्कोरिंग बनती है वो स्पीकिंग के अंदर 7, लिसनिंग के अंदर 8, रीडिंग के अंदर 7 और राइटिंग के अंदर 7 स्कोर बनता है। तो इसी तरीके से जो टोटल मार्क्स होते हैं मैक्सिमम जो मार्क्स कहलाते हैं लैंग्वेज के वो 24 हैं। तो इसमें से आप कितना स्कोर करते हैं ये आपके जो है वो फाइनल रिपोर्ट जो आइल्स की या फिर आप CLB कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं डिपेंड उस पर करता है कि आप कितना स्कोर करते हैं। अच्छा, ये लैंग्वेज की और क्रेडेंशियल जो रिक्वायरमेंट है ये 2 चीजें मेन है। ये पूरा करने के बाद जब आप रेडी हो जाते हैं तो आप अपनी फाइल जो है वो एक्सप्रेस एंट्री पूल के अंदर भेज सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो बहुत सारे लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि वो अपनी फीस चार्ज करते हैं सिर्फ एवेल्युएशन बताने के लिए कि भाई आपको हम ये फाइल पूरी रेडी करके देंगे तो आप हमें 2 लाख रुपए दे दें, या फिर इस जो है वो हमें जो है वो हमारी इतनी डॉलर फीस है तो वो दे दें। तो उन्होंने कुछ भी नहीं करना होता, वो सिंपली जो है वो अपने उन्होंने एक चूरन और मंजन की दुकान खोली होती है और उस तरीके से वो बहुत सारे पैसे जो है वो बटोर रहे होते हैं। इसी तरीके से जो है वो अगर इस हवाले से अगर मेरे किसी व्यूअर को या मेरे किसी दोस्त को अगर मेरी हेल्प चाहिए एक्सप्रेस एंट्री रूट के थ्रू अप्लाई करने में, आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी चीजें हैं जो कि आपके स्कोर को बूस्ट करती हैं। अच्छा, मिनिमम जो CRS का जो स्कोर होता है वो 67 जो है वो एलिजिबल स्कोर होता है और आउट ऑफ 100। तो अगर आपका स्कोर 67 आ रहा है तो आप एलिजिबल होंगे इस पूल के अंदर अप्लाई करने, पूल के अंदर अपनी फाइल को जमा करवाने में। अच्छा, जब आप ये अपनी 2 चीजें रेडी कर लेते हैं जिसके अंदर जो है वो आपका लैंग्वेज एबिलिटी आ गई और साथ साथ में जो है वो आपकी क्रेडेंशियल असेसमेंट आ गई, ये रेडी करने के बाद आपको जो दीगर डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे उसमें आपका पासपोर्ट, आपके जो है वो प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट हो गई जो कि मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास किसी किस्म का जो है वो वर्क एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड होगा, और साथ साथ जो है वो अगर बात की जाए प्रोविंशियल नॉमिनेशन की, अगर आप
आपके पास किसी प्रोविंस की तरफ से अगर कोई नॉमिनेशन है तो वो भी आपके स्कोर को बूस्ट करेगा। लेकिन वो चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से आपने अपनी नॉमिनेशन लेनी है, किस तरीके से आपने इनविटेशन के अंदर कौन सी चीज आपको हेल्प करती है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अच्छा, इसी तरीके से अब बात करते हैं कि जब आपने अपनी एक्सप्रेस एंट्री पूल के अंदर फाइल जमा करवा दी तो वो कौन कौन से शोबे हैं जो कि बहुत ज्यादा हिट करते हैं, कौन से शोबे जो है वो ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं जो है वो एक्सप्रेस एंट्री रूट के अंदर। इसमें जो है वो सबसे पहले अगर बात की जाए रजिस्टर नर्सेस की तो ये टियर 1 के अंदर आते हैं, इनके पास डिग्री होती है या डिप्लोमा होता है। अगर डिप्लोमा है तो वो टियर 2 के अंदर आएंगे, अगर डिग्री है तो वो टियर 1 में आएंगे। इसी तरीके से जो है वो अगर बात की जाए फार्मासिस्ट की, फार्मासिस्ट जो है वो फार्मासिस्ट जो जिन्होंने डी फार्मेसी की भी होती है या फार्मेसी के शोबे से वाबस्ता लोग हैं वो इस पूल के अंदर अप्लाई करते हैं। ऐसे इसी तरीके से रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की बात की जाए तो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की जो है वो एक्सप्रेस एंट्री पूल के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लिनिकल परफ्यूजनिस्ट की अगर बात की जाए तो अगर उनके पास डिग्री है और उनके पास अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। लेकिन बेसिकली वो टियर 2 के अंदर आते हैं, उनकी टेक्नोलॉजिस्ट या उनका जो डिग्री होगी वो टियर 2 के अंदर काउंट होगी। उसके भी अपने एक जो है वो मार्किंग क्राइटेरिया है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के हवाले से जो कि अपना मुस्तकबिल कनाडा के अंदर देख रहे हैं या अप्लाई करना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए कार्डियो पल्मोनरी टेक्नोलॉजिस्ट की, वो भी इसकी हाई डिमांड लिस्ट के अंदर आते हैं। इसी तरीके से डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, टेक्नीशियंस हो गए, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, या फिर अगर बात की जाए मैनेजर्स इन हेल्थ केयर, इन ये भी जो है वो इस लिस्ट के अंदर आते हैं। जनरल प्रैक्टिशनर्स हो गए या फैमिली फिजिशियंस जिसे कहते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त जो कि मुझे इन्होंने कहा था कि सर हम कहाँ पर अप्लाई करें या कोई ऐसा हमें जो है वो तरीका बताएं जिससे जो है वो आसानी से जो है वो हम कनाडा की इमिग्रेशन में या उसकी पूल के अंदर हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी है कि आप अगर फैमिली फिजिशियन है, अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो 2 साल से ज्यादा है तो आप भी जो है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा हो सकते हैं। अपने क्रेडेंशियल की जो आपकी जो डिग्री है उसकी असेसमेंट करवा लें वैसे, और साथ साथ जो है वो अपनी लैंग्वेज की एबिलिटी भी देख लें। अच्छा, इसी तरीके से अगर बात की जाए नर्स एड्स की, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन नर्स एड जो पेशेंट सर्विस एसोसिएट्स होते हैं वो टियर 3 के अंदर आते हैं, क्योंकि उनका शॉर्ट जो डिप्लोमा होता है या शॉर्ट कोर्सेज होते हैं तो उनकी अगर वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका एक्सपीरियंस इस जो है वो शोबे से वाबस्ता है। इसी तरीके से साइकोलॉजिस्ट की डिमांड है एक्सप्रेस एंट्री क्लास के अंदर। अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं और आप बाहर मूव करना चाहते हैं तो कनाडा आपके लिए बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। इसमें जो है वो इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने अपनी डिग्री की असेसमेंट करवानी है। लैंग्वेज आपने आइल्स जनरल ट्रेनिंग के अंदर 6 स्कोर करना है, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग के अंदर, और साथ साथ आपने अप्लाई कर देना है और अपने इनविटेशन का इंतजार करना है। आगे मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज आपके जो है वो CRS स्कोर को बूस्ट करती है और आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल के जो टीचर्स असिस्टेंट्स होते हैं वो टियर 3 के अंदर आते हैं, वो भी इस प्रोग्राम को मीट करते हैं, वो भी एक्सप्रेस एंट्री के स्कूल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड जो लोग प्लम्बर हो गए या पाइप फिटर्स हो गए या हेल्पर्स या लेबर तबके से रिलेटेड जो लोग हो गए वो भी इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा था कि वो कौन सी स्ट्रीम है जिसके जरिए आप जो है वो अप्लाई करते हैं, जिससे आपको जो एजेंट्स माफिया बैठा हुआ है वो आपको कहता है कि हम आपको इनविटेशन या आपकी जो है वो रिकमेंडेशन करवा देंगे या आपको आसानी से जो है वो पूल या आपकी इनविटेशन में ये चीज या आपकी रिकमेंडेशन में जो है वो ये चीज बड़ी मुस्बत साबित होगी और आप इजिली जो है वो स्कोर कर पाओगे। तो वो बेसिकली वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो कनाडा जब आप एक्सप्रेस एंट्री जो फेडरल प्रोग्राम है इसमें जब अप्लाई कर देते हैं तो दूसरा जो मरहला आता है वो एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम का आता है। तो अगर आप स्ट्रीम के अंदर ऑलरेडी जो वैसे कनाडा के 10 प्रोविंसेस हैं, अगर आप 10 के 10 प्रोविंसेस को उसमें आप नोटिफाई कर देते हैं, नोट कर लेते हैं कि किसी भी प्रोविंस से आपको, जैसे मिसाल के तौर पर आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आप रजिस्टर्ड नर्स हैं, तो रजिस्टर्ड नर्स के लिए आपने कैटेगरी में अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद एक्सप्रेस एंट्री की फाइल आपकी बन गई, आपने पूल में अप्लाई कर दिया। इसके बाद जो दूसरा सिलसिला होगा वो स्ट्रीम के अंदर अप्लाई करना होगा। स्ट्रीम में क्या होगा, आपने वेबसाइट पे जाके कनाडा की जो canada.ca की जो वेबसाइट है वहां जाकर आपने अपनी
फाइल को तमाम प्रोविंसेस के अंदर, जो 10 के 10 प्रोविंसेस हैं कनाडा के, वहां से रेकमेंड करना होगा कि किसी भी प्रोविंस में अगर रजिस्टर्ड नर्स की या नर्सिंग से रिलेटेड शोबे से जो है वो किसी भी होम केयर के अंदर या कहीं भी आपके हॉस्पिटल के अंदर आपको कहीं भी जरूरत पड़ती है तो वो आपकी फाइल वहां से पिक करते हैं और आपको इन्विटेशन भेज देते हैं। जब वो इन्विटेशन भेजते हैं तो उसकी जो स्कोरिंग होती है पीएनपी की, वो 600 से अलग स्कोर होता है, वो 600 स्कोर आप बूस्ट करते हैं और आपकी फाइल जो कंबाइन उस स्कोर को मिलाकर आप इजिली इनविटेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जब ड्रॉ होता है एक्सप्रेस एंट्री का तो आपका जो इनविटेशन होगा वो सबसे टॉप पे होगा, क्योंकि आपका जो स्कोर ऑलरेडी बूस्ट हो चुका होगा। वो किस वजह से? क्योंकि आपको ऑलरेडी इनविटेशन मौसूल हो चुकी होगी। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल को बूस्ट करती हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का असिस्टेंस की जरूरत हो या फिर आप चाहते हैं कि आपकी फाइल को जो है वो असेसमेंट की जाए तो आप जो है वो मेरे कमेंट्स के अंदर जो है वो मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितनी भी पॉजिटिव मालूमात हो आपके जो है वो आप तक पहुंचाई जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।